अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, अगर जनूबी पंजाब की बात करें ख़ास तौर पर, तो हमें मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना भी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, अभी रिसेंटली कल की बात करें तो सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का विज़िट भी हुआ यहाँ पर। जो कैंप्स थे उन्होंने उसका भी विज़िट किया और जो फ्लड के हवाले से ब्रीफिंग्स थी उनको वो भी दी गई। अच्छा जी, उसके अलावा अगर बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं जी मुल्तान से सैलाबी रेला जो है वो गुज़र चुका है और अब जो है वो मामलात बेहतर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मामलात मज़ीद सिवियरिटी इख्तियार कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। पानी का लेवल जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ता जा रहा है। ग्रेजुअली से मुराद है कि पानी उस तरह से एक ही दफ़ा फ़्लो में नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब जो पानी पहले आ चुका है उससे बहुत सारे इलाके, देहात, कस्बे, गांव मुतासर हुए हैं और एवैक्यूएशन का अमल अभी तक जारी है। रेस्क्यू 1112 अभी भी फील्ड में है और एवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि मज़ीद जो इलाके हैं उनके मुतासर होने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें आवाम की, हम समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि जी आवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों का ज़रिया मौश जो था वो सिर्फ खेती बाड़ी था, जो सिर्फ फसलों से काश्त करके ही अपने साल साल के पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके और वो अपने घर को और घर के वसाइल को चला रहे थे, तो उनके लिए आप देखें कि अभी जिनकी फसलें हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, अब वहाँ पे काश्तकारी तो मुमकिन ही नहीं है। तो वहाँ पर देखें उनके लिए एक तो दुख और अफसोस और तकलीफ़ ये भी है कि वो वापस जाएंगे तो उनके घर नहीं होंगे। दूसरी बड़ी बात ये है कि उनके पास वसाइल नहीं हैं कि वो उसको रीबिल्ड कर सकें, रिहैब कर सकें, तो ये भी एक बड़ा मसला है। अब हो क्या रहा है, जहाँ पे रोड्स बंद कर दी गई हैं, हेड मोहम्मद वाला के करीब नाके भी लगा दिए गए हैं, वहाँ पर देखें आवाम की सेफ्टी के लिए रोड्स को बंद किया गया है, लेकिन वहाँ पर आवाम क्या कर रही है कि वो ज़िद कर रही है कि हमने जी अपने घरों की तरफ वापस जाना है। इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि अपनी जान को बचाएं, ना कि अपने माल को बचाने में आप लोग लग जाएं। तो ये एक मैसेज भी है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इवैक्यूएट करके भी आए हैं। अगर आप लोग जो हमें देख रहे हैं, उनके रिश्तेदार या कोई भी उनके दोस्त अहबाब, किसी को भी अगर वो जानते हैं या उनका कैंप्स में विज़िट होता है, तो प्लीज़ उनको ये मैसेज लाजमी शेयर करें। हमारी कोशिश है कि हम उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, लेकिन आप लोग प्लीज़ उन तक ये मैसेज लाजमी शेयर करें कि अगर आप लोगों को रोड की दूसरे जानिब जाने से रोका जा रहा है, मुतासरा इलाकों की तरफ जाने से रोका जा रहा है, तो वो सिर्फ इस वजह से रोका जा रहा है कि वहाँ पर आपकी जान को ख़तरा है, आपकी जान को नुकसान है, क्योंकि पानी की जो सतह है वो मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा जी, प्रोग्राम आज का शुरू करेंगे हम, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है दानियाल हुसैन साहब, जो कि लाइफ कोच भी हैं, करियर काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच रोही टीवी का, आप लोगों का, कि आप लोगों ने इनवाइट किया और जो हमारी चीज़ें हैं और इस वक्त मार्केट में क्या चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो शेयर करने का। बिल्कुल जी, और इसी के साथ साथ मौजूद हैं हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए, जो कि फील्ड में मौजूद रहे हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आज आप हमें ज्वाइन करें और हमारे जो ऑडियंस हैं उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। जुनेद अनवर साहब, जो कि रिपोर्टर रोही टीवी हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जुनेद, अभी जो हम तक अपडेट्स थी वो हम कोशिश करते हैं कि लाजमी रूही टीवी की कोशिश होती है कि लम्हा ब लम्हा हर अपडेट जो है वो आवाम तक पहुंचाई जा सके। तो हमारे इस वक्त फील्ड में बाकी रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, आप भी वहाँ पर थे, तो आप बेहतर सूरत हाल हमें बता सकते हैं कि इस वक्त मुतासरा लोगों की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जिनकी इवैक्यूएशन हो चुकी है, जो कैंप्स में मौजूद हैं उनकी क्या सूरत हाल है, और पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया। अब जो सूरत हाल है कि जैसे आपने ख़ुद ही अपने आगाज़ में बताया प्रोग्राम के कि पानी जो है वो आ रहा है और बतदरीज जो है वो बढ़ भी रहा है पानी। अब सूरत हाल ये है कि हेड मोहम्मद वाला से अगर हम बात करें, चनाब की बात करें, तो अभी पहले फ़ेज़ के अंदर जो पानी आया है वो जो है इस टाइम जो है हमें वो इर्द गिर्द जो है वो फैला हुआ नज़र आता है। लोगों के घर उसके अंदर डूब गए, लोगों के ज़मीनें, लोगों की काश उस सब के अंदर जो है वो बह गई है।
और जहाँ तक कैंप्स की अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर कैंप्स पर इंतज़ामात कदरे बेहतर नज़र आते हैं, मगर जो लोगों को, शहरियों को घरों के अंदर सहूलतें मुयसर होती हैं वो किसी भी सूरत में वहाँ नहीं हो सकती। अच्छा, ये हिजरत हमारे के लोगों जी को समझने की ज़रूरत है। हाँ, हमें लगता है कि शायद जी हम जिस तरह की सहूलियात घरों में देख रहे हैं, हमें कैंप्स में भी वो सहूलियात दी जाएँ, लेकिन एक चीज़ है कि गवर्नमेंट को जिस बात पे अप्रिशिएट करना बनता है वहाँ पे करना भी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं कैंप्स में, फ्लड रिलीफ लोगों के लिए। बिल्कुल, हिजरत की जो है वो एक अपनी तकलीफ़ भी होती है, और हिजरत जो है वो आसान नहीं होती, और ये हिजरत बेशक। वाला ही मामला है सारा। कि अब देखेंगे एक कैंप्स जो है ज़ाहिर है कपड़े के कैंप्स बने होते हैं, घर जो होता है वो पक्के मकान होते हैं या कम से कम मिट्टी की छत होती है अगर देही इलाकों में बात की जाए, और उसमें फ़र्क होता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से खाना बनाते हैं, क्या खाना है, किस तरह करना है, और अपना ख़ुद वो कफ़ालत करते हैं। यहाँ जबकि सरकार के रहमो करम पे होता है, और वो जो सबके लिए बनता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर उसके अंदर ये भी होता है किसी को ज़्यादा मिल जाता है और किसी को कम मिल जाता है। अद्वियात की बात की जाए तो इलाज मुआवजा बेहतर है, मगर ज़ाहिर है जिस तरह कोई वबा, जिस तरह सैलाब आता है, कोई वबा आती है, कोई आती है, तो उसके साथ वो तकलीफ़ भी लेकर आती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। आँखों का एक मर्ज़ जो है वो इसमें जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है कि लोगों को अच्छा, गैस्ट्रो शिकायत के है। पेशेंट्स भी हाँ हैं जी, जिन्हें। गैस्ट्रो के साथ साथ जो स्किन के हवाले से जो वो है वो भी पेशेंट जो है वो यहाँ देखने में आ रहे हैं, मगर उनकी भी कोशिश की जा रही है कि उनको बेहतर इलाज फराहम किया जाए। अच्छा जुनेद, कॉलर है हमारे साथ, एक लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, आप कंटिन्यू कर लें। हाँ जी, तो इसी वजह से हम बात कर रहे थे कि कैंप्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। अच्छा, कैंप्स जो है वो सरकार के साथ साथ जो है वो रिफाई तंजीमों की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं, जहाँ उनकी जानिब से अब इस टाइम जो सूरत हाल है कि 3 से 4 पॉइंट्स पर मबनी ये काम हो रहा है। सबसे पहले तो है रेस्क्यू करना, लोगों को रेस्क्यू करना। वो एक मुश्किल अमल के साथ साथ लोगों को राज़ी करना अब इस बात पर है कि आप रेस्क्यू हो, आपकी जान को ख़तरा है, आप पानी से बाहर निकलें, आपको महफूज मकाम पर लेकर जाएँ। देखने में ये आ रहा है कि अगर पूरा घर है, अगर 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल है, तो वो 4 बिल्कुल। से 5 अफराद निकल जाते हैं। जो घर का बड़ा है उसको घर की हिफाजत के लिए घर में बिठाए जाते हाँ, हैं। ये चीज़ भी ये मैंने सुनी है। हाँ, तो आप अंदाज़ा करें वो 4 से 5 लोग जो है वो चले जाते हैं। एक बुज़ुर्ग है घर के अंदर, वो किस तरह मतलब चोरी ना हो जाए या हमारा जो सामान बचा हुआ है या घर की हिफाजत वो करें। तो वहाँ पर जो खाने पीने के मसाइल भी हैं, फिर पानी भी है, फिर बीमारी भी है, फिर सब कुछ है। तो मगर अच्छा। ऐसी सूरत हाल के चूँकि देही इलाका है, लोगों को मोटिवेट करना कि अब सब जो है वो अपने घरों से बाहर निकलें और रेस्क्यू होकर वापस आएँ। फिर कैंप्स में आकर फिर एक हमारा एक वैसे भी रुझान होता है कि हमेशा जो है वो हुकूमती हो या दूसरा हो, एक तनकीद करना, बेहतर से बेहतर चाहना। वो सूरत हाल कैंप में यकीनी तौर पर नहीं है, तो लोगों को उससे भी शिकायत होती है। बिल्कुल जुनेद, फिर कॉलर है हमारे जी। साथ, लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या मैडम नाम है कैसे आपका? ठीक ठाक हैं? जी मेरा नाम नेक मोहम्मद है, मैं बहावलपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि बहावलपुर में फ्लड की क्या सिचुएशन है इस वक्त? तो ठीक है बड़ी पैनिक हो रहे हैं हम लोग बहावलपुर जी के जी, वाले ठीक से है जी। पूछे आपको हम लोग। बहावलपुर में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उससे भी आगाह करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जहाँ पर फिर कैंप्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस करने पड़ते हैं। फिर अब तीसरा मरहला यकीनी तौर पर हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जो है वो पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद जो है वो तबाही ना हो। अल्लाह ताला से Hopefully। दुआ भी है इस चीज़ की। और जब फिर लोगों को वापसी उनके घरों में मुंतकिल करना, जब वो लोग वापस जाएंगे अपने घरों के अंदर, अपने माल मवेशी लेकर जाएंगे, अपनी ज़रूरियात जाकर वहाँ देखेंगे सूरत हाल, तो वो इससे भी एक बड़ा मरहला होगा, क्योंकि बेशतर के घर जो हैं वो तबाह हो चुके होंगे। जिस घर के ऊपर गार्डर की छत होती है या मट्टी की छत होती है, तो उसकी दीवार पानी आने के बाद वैसे ही फट जाती है। जब वो दीवार फट जाती है तो वो घर जो है वो रहने के काबिल नहीं रहता, वो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। अब इतनी बड़ी तादाद में जो है वो जिस साहब ने बताया कि फिल फॉर लोगों के लिए घर बनाना मुश्किल काम है। दरिया के इलाके में या दरिया के पानी की ज़्यादा में वही शख्स रह रहा होता है जिसके पास वसाइल नहीं होते, और वो वहाँ पर अपना गुजर बसर भी कर रहा होता है और अपने माल मवेशी भी पाल रहा होता है। मगर जब वो यकदम एक आफत उसके ऊपर आई और जब वो वापस जाएगा तो उसके लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा। हुकूमत को इस हवाले से अभी तक तो हुकूमत की प्लानिंग जो है वो यकीनी तौर पर उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो रेस्क्यू में भी बेहतरीन काम कर रही है। उसके साथ बिल्कुल। रफाई इदारे भी साथ मौजूद हैं। अच्छा, फिर आप देखें ना, डिजास्टर भी तो बड़े एक हाई लेवल पे हुआ है ना। हाई वो अर्ज कर रहा हूँ मैं कि उसके साथ साथ तमाम सहूलियत दे रही है, मगर इसके बाद की प्लानिंग क्या होगी? उनको दोबारा
रोज़गार के लिए तैयार करना, क्योंकि अब देखिए अच्छा, मैंने एक जगह सुना सीएम साहिबा ने ये भी फरमाया कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में भी हुकूमत उनके साथ होगी। मगर वो किस सतह पर होगी? अगर हुकूमत किसी से 50,000 रुपये फ़ी घर भी अनाउंसमेंट कर देती है कि उसको वो रिहैबिलिटेशन में देगी, यकीनी तौर पर देना चाहिए, मगर उस 50,000 से क्या होगा? क्या मतलब होगा? डिज़ास्टर जिस लेवल पर है उस लेवल पर जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देही इलाका है, ज़्यादातर लोगों के जानवर पाल लोग हैं। बिल्कुल। आप ये देखें कि जब जानवर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है तो उसकी सेहत पर असर पड़ता है। वो एक ऐसा या ही। 2 रोज़ तो वैसे ही उस माहौल को समझने में टाइम लेता है। फिर उसके अलावा उसको वहाँ पर अगर वो मुनासिब खुराक ना मिले तो वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब वो दोबारा अगर डाउन हुआ जानवर वापस लेके जाते हैं तो उसको दोबारा उस पोजीशन में लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों की फसलें जो है वो डूब चुकी हैं। कपास की चुनाई का अमल जारी है और कपास जो है इस वक्त अगर उस इलाकों में है तो वो सारी डूब चुकी है, मतलब फारिग हो चुकी है। आप अच्छा अंदाज़ा जुनैद, करें। इससे तो फिर हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यकीनी तौर पर 70% जो पाकिस्तानी है वो किसी न किसी सूरत में जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। जब बिल्कुल। 70% आबादी, और ये जो देही इलाके हैं ये तो 100% ही ज़राअत पर मुनहसर होते हैं कि जिसका एक छोटा सा घर है, साथ उसका रकबा है, वो जहाँ पर वो काश्तकारी करता है। अगर किसी के पास 1 एकड़ भी ज़मीन है तो वो उसी 1 एकड़ में गुजारा करता है, उसी में अपनी सब्ज़ी लगाता है, उसी में गंदम उगाता है, उसी में कपास, उसी में चावल उगाकर अपना गुज़र बसर करता है। जब ये सब अब डूब चुके हैं सैलाबी सूरत हाल के अंदर, तो ये उसके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ उसकी मईशत जो है वो इस वक्त डूब चुकी है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि बीज हो, खाद हो, स्प्रे हो, सब उन्होंने उधार पर लिया होता है हाँ, कि ये फसल भी है। आने पर जो है वो इसकी कीमत अदा करेंगे, और जबकि वो अब वो जो उधार है वो भी अब इस टाइम सर पर चढ़ गया है, और उसके साथ साथ फसल की जो सूरत हाल है वो डूब चुकी है। तो ये सारे मसाइल हैं जो आम आदमी जो है वो जो सैलाब ज़दा है वो इसको अब जो है फेस वो कर रहे हैं। जी। अच्छा, फिर सीएम साहिबा का भी तो कल दौरा हुआ, उन्होंने वो मुल्तान आई और उन्होंने देखा सैलाब-ज़दा जितने भी इलाके थे वहाँ पर भी उनका विज़िट हुआ, और फिर उन्होंने कैंप्स में भी ख़ुसूसी तौर पर विज़िट किया, तो उसके हवाले से क्या अपडेट है? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो कल मुल्तान पहुंची, हेड मोहम्मद वाला पर सबसे पहले गई। वहाँ पर उन्होंने जो है वो आधे घंटे के करीब जो है वो वक्त गुजारा। वहाँ पर उन्होंने ठीक अपने है। मेंबरान असम्बली से मुलाकात भी की, और उसके साथ साथ जो डिप्टी अच्छा कमिश्नर जुनैद, इस हवाले से हम आपसे तमाम तरह अपडेट्स लेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा वसी टॉपिक है और लोग जानना भी चाहते हैं कि सीएम साहिबा ने क्या क्या आगे स्टेप्स लेने के लिए, क्या क्या इक़दामात लेने के लिए एफ़र्ट्स की हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे आपसे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमारे साथ दानियल हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि ट्रेनर भी हैं और करियर काउंसलर हैं, लाइफ कोच हैं। अच्छा, आजकल जो मुल्क की सूरत हाल है उस हवाले से अगर हम देखें तो हर नौजवान हमें ये कहता हुआ, कंप्लेन करता हुआ नज़र आता है कि जी हमारे पास तो जॉब्स नहीं हैं, या उन्हें समझ नहीं आती कि वो स्कूल के बाद एफएससी करें, आईसीएस करें, या एफए करें, या किस फील्ड को ऑप्ट करें। फिर जो कॉलेज अल्लाह अल्लाह करके कॉलेज से निकल जाते हैं तो फिर वो यूनिवर्सिटी में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनकी कोशिश होती है कि हम वो डिपार्टमेंट्स चूज़ करें जहाँ पे पढ़ाई आसान हो, जहाँ पर कोई तंगी ना हो, या जो करीब हो। अच्छा, अगर इन मसाइल को देखा जाए तो इनसे उनका फ्यूचर बहुत हद तक मुतासिर होता है। यानी हमारे यहाँ करियर काउंसलर्स की और करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स की इतनी कमी है कि हमें फ़ील होता है कि बच्चों को कोई गाइडलाइंस देने वाला मौजूद नहीं है। जब वो स्कूल से निकलते हैं तो उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कॉलेज में जाके क्या करना है। जब वो कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें यूनिवर्सिटी में जाके क्या करना है, और इस चक्कर में वो अपने पूरे का पूरा करियर तबाह कर लेते हैं। अच्छा दानियल साहब, मुझे बताइएगा कि तलबा को, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको अपने करियर का इंतखाब करने के लिए किन अवामिल पर गौर करना ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें, इंसान पढ़ रहा है, जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है टाइम की सूरत में, अपने पैसे की सूरत में, या अपने पेरेंट्स के पैसे की सूरत में, वो उसका जो एट द एंड जो उसका गोल है वो है कामयाब होना, कि वो एक अच्छी डिग्री कर लेगा, एक अच्छा रोज़गार होगा, एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड वो मेंटेन करेगा। जब भी मेरा कोई लेक्चर होता है स्टूडेंट्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में, तो मेरा पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि इस वक्त आप जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, आप सुबह सुबह उठ के आए हैं, तैयार होके आए हैं, आप फ़ी पे कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मेजर गोल?
तो बच्चे यही कहते हैं कि जी कामयाब होना है, फिर कामयाबी की डेफिनेशन हर किसी के प्रोस्पेक्टिव अच्छा, से हमारे यहाँ वो भी बहुत सारे चेंज। लोगों की कामयाबी की डेफिनेशन पैसा कमाना है। बेसिकली ये बात ठीक है, मैं इस चीज़ हाँ। को 100% जो है वो सेकंड करता हूँ कि कामयाब इस वक्त पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कामयाबी के लिए। इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है हर बंदा सेहतमंद होना, पैसा है सेहत नहीं है तो एट द एंड उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी स्पेशली कामयाबी आज के दौर में अगर आज के देखा दौर जाए। में। इसमें कोई दो राय नहीं, हम्म। मैं कोई फ़लसफ़ा या कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा कि जी पैसा जो है ना वो कोई ज़रूरी अहम नहीं है, नहीं है। कोई अहम नहीं है। बिल्कुल पैसा बहुत अहम है, ठीक है, और मेरा हम्म। लाइफ एक्सपीरियंस है कि पैसा आपके पास होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सक्सेसफुल होने के लिए बंदा ये तमाम एफर्ट्स कर रहा होता है। तो इस सक्सेस में मेरे हिसाब से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपके पास एक अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, जस्ट लाइक हम इस वक्त आपके इस शो में मौजूद हैं, आपके डायरेक्टर साहब होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, सारी टीम मिलके। तो एक Obvious सी अच्छा बात है। डायरेक्टर, एक्सपर्ट डायरेक्टर होना चाहिए और आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। अब अच्छा, फिर हुसैन साहब ऐसे भी तो होना चाहिए ना कि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन तीनों इदारों में जो है वो स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलर्स बैठे होने जी, मैं चाहिए। वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जब आपने डायरेक्शन एक अपनी स्पेसिफाई कर ली, सपोज़ मैं इंजीनियर हूँ, आपने इंजीनियर बनना है, तो अब आपने जो भी उसमें ऑप्शंस लेने हैं, जो भी आपने डिस्कस करना है, वो एक इंजीनियर से करना है। फिर ये ना हो कि आपके कि अब्बू के कोई चाचा मामा ताया या कोई ऐसा बुज़ुर्ग जो खुद एमए इंग्लिश है, जिसने मैट्रिक पास नहीं किया, वो आपका करियर डिफाइन ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी इस वक्त सोसाइटी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर एक पेरेंट या एक बच्चा वो ये डिसाइड कर रहा है कि आपने इंजीनियरिंग साइड पर जाना है, तो आपने जो अपना डायरेक्टर सेलेक्ट करना है या जो एक्सपर्ट डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ एक्सपर्ट हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। मतलब कि अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने लाहौर जाना है तो आप जीटी रोड से भी जा सकते हैं और आप मोटरवे से भी जा सकते हैं। तो जो आपका एक्सपर्ट डायरेक्टर है वो आपको वो तरीका बताएगा कि आपने जो आपका गोल है उसको कम टाइम में कम वसाइल के साथ जल्दी किस तरीके से अटेन करना है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसके साथ साथ अवेयरनेस नहीं है। बच्चों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। जैसे आपने अभी अर्ज़ की कि जी स्कूल्स में हमारा कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम नहीं है, लेकिन अब कुछ चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जिस तरह की इस वक्त होनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए, मतलब अगर आपको भूख लगी है, आपके सामने मैं बिरयानी रखूं या मैं कौरमा रखूं या व्हाट्सएवर डिफरेंट डिशेज रखूं, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूं कि आपको इनमें से क्या चीज़ पसंद है। लेकिन मैं जब आपके सामने रखी दाल दूंगा, यू हैव नो ऑप्शन अदर देन दाल, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? हमारा यहाँ अलमिया ये है कि हम बच्चे के ऊपर थोप देते हैं और जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी बता देते हैं कि आपने अच्छा, फिर ये भी तो है ना, अब आप देखें, आप रोज़मर्रा देखें अपनी ज़िंदगी में तो इनोवेशंस जो हैं वो डेली बेसिस पे कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, हम चूँकि अभी अपनी एज के हवाले से देखें तो हमें लोग कहते हैं जी यंग हैं, ये यंग जनरेशन है, लेकिन हमें भी वो चीज़ें नहीं पता जो हमसे आने वाली अगली जनरेशन को पता है, जिन्हें हम जेनज़ी बोलते हैं। बिल्कुल। उन्हें वो सारी एडवांस टेक्निक्स पता हैं जो हमें भी नहीं पता। तो आप देखें कि वो इंसान जो जनरेशनल गैप है उनके अंदर, एक ऑब्वियसली एक एज गैप है, वो एक पिछली जनरेशन से बिलोंग करते हैं। अब देखें 30 से 35 साल या 40 साल का डिफरेंस तो होगा एज में। एग्जैक्टली। वो बड़े जो बैठ के बच्चों का करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, उनके यहाँ एज गैप आप देखें बच्चे और बड़े में कितना ज़्यादा है। बिल्कुल। वो अपने वक्तों के हिसाब से बच्चे को चीज़ें बता रहे होते हैं कि जी आप सिर्फ डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर के अलावा तो किसी प्रोफेशन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हालांकि आप देखें तो हमारे यहाँ पूरे अगर इंटरनेशनली भी हम बात करें तो आर्ट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें यही मैं अर्ज़ कर रहा था, जैसे अभी आपने बात को कंटिन्यू किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने बच्चे को एनालिसिस करना है, इसके भी प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं। जो करियर काउंसलर्स होते हैं उनके पास कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ उनके वो इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का। अच्छा। कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है, फिर उसके वसाइल का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। क्योंकि आजकल आप डॉक्टर की बात करें तो एक डॉक्टर जो है वो नॉर्मली 1.5 से 2 करोड़ रुपए में रेडी हो रहा है, और उस वक्त डॉक्टर्स की ये हालात है कि डॉक्टर्स 50-50 हज़ार रुपये में भी जॉब नहीं मिल रही। 50,000 तो दूर की बात, मतलब जॉब ही नहीं मिल रही, ये भी हालात है। अच्छा, एक कॉलर दानियल हमारे साथ लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजफ्फरगढ़ से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अरे मैडम क्या बताएं, ये हमें मुजफ्फरगढ़ की सिचुएशन ही नहीं दे पा रहे आप लोग। आपके इन लोगों के पास रिडार नहीं है या कोई गेज नहीं है। हम
महसूस होकर रहे कि मुजफ्फरगढ़ वाला मुल्तान नहीं जा पा रहा, मुल्तान वाला मुजफ्फरगढ़ सर नहीं आ पा यही रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखें यही तो बात है कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया कि लोग परेशान हैं कि वो इधर से उधर नहीं जा पा रहे, मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान। तो ये मामला जो है ना, आप देखें आपकी जान की हिफाजत के लिए ये हुकूमत इतने हार्श स्टेप्स ले रही है, लेकिन हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ये मुश्किल होता जा रहा है। मुझे बताइए जुनेद, चूँकि आप फील्ड में भी हैं, तो क्या मुतबादल रास्ते बताए गए हैं, क्या सिचुएशन क्या है वहाँ पर, जो लोग इस तरह से तंग हैं उनके लिए क्या जो हल है वो क्या बताया गया है? बिल्कुल, इस वक्त जो है वो चूँकि एक एमरजेंसी सूरत हाल है, ये पानी के ख़िलाफ़ हालत जंग है किस्म की, और इस वक्त जो सूरत हाल है कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ तकरीबन अब जुड़वा शहर बन चुके हैं, और इसको मिलाने के लिए दो रास्ते ज़्यादा हैं। एक चनाब का पुल है और दूसरा हेड मोहम्मद वाला। ठीक है। अब हेड मोहम्मद वाला पुल तो चूँकि उसको जो है वो बंद किया हुआ है आम ट्रैफिक के लिए, और वहाँ और दूसरा जो चनाब का पुल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चनाब का पुल जो है वहाँ पर ट्रैफिक का ज़ाहिर दबाव ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त मुजफ्फरगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरे के रिडार पर है, क्योंकि चनाब जो है उसके बिल्कुल पहलू के अंदर जो है वो बहता है, और वो उससे मुजफ्फरगढ़ के देहातों के साथ साथ शहर भी मुतासर होता है। तो इसलिए मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए परेशानी जो है वो दोहरी है, और उसके साथ साथ चूँकि मुल्तान एक बड़ा शहर है और आमदोरफ्त वहाँ के लोगों की यहाँ रहती है, तो वो भी अब जो है वो मुतासर हो रही है। मगर ये इंशाल्लाह चंद ही रोज़ की तकलीफ़ है, और उसके बाद जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और जो है वो यकीनी तौर पर हमारी जो दोबारा से ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी, और उसी तरह रास्ते भी खुल जाएंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा दानियल, मुझे बताइएगा कि एफएससी के बाद स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा और कौन सी फील्ड्स हैं जो वो इख्तियार कर सकते हैं? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बच्चे को एवेलुएट करना है, उसके मार्क्स को एवेलुएट करना है, उसकी कंडीशन को ओवरऑल एवेलुएट करना है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मली यही समझा जाता है। अब इंजीनियरिंग है, अगर इंजीनियरिंग की भी बात करूँ तो इस वक्त मोर देन 30 टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। 30 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करी हैं, लेकिन हम लोग वही इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, यही 4-5 इनसे बाहर नहीं आ पा रहे, और उसमें इतनी सैचुरेशन है कि उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसके अलावा अगर मेडिकल में बात करूँ तो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, आप देखें फिजियोथेरेपिस्ट है, आप देखें कि इस फार्मेसी न्यूट्रिशनिस्ट है। अच्छा, इसके अलावा एक अभी हिप्नोसिस थेरेपी एक बहुत बड़ा नया सब्जेक्ट है। हिप्नोसिस बेसिकली माइंड साइंसेस की गेम है कि आपके माइंड को उन्होंने कंट्रोल करके, आप देखते हैं हम नॉर्मली पहले मदारियों का नाम सुनते थे। ये क्वालिफाइड मदारी तो नहीं कहूंगा मैं, ये तो एक वो जगह, लेकिन बेसिकली आपके माइंड को उन्होंने कंट्रोल करना है। जब आप देखिए, अगर आप अपने माइंड को सोचती है ना कि मैं थकी हुई हूँ, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से चल जाती है। अच्छा, ये हकीकत भी है, हम जैसा फील करते हैं हमें बॉडी वैसा फील होना शुरू हो जाती है। दानियल, कॉलर हमारे साथ एक लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? दानियाल बात करो। अच्छा, वो भी दानियाल ही बात कर रहे हैं। जी दानियाल, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है जुनेद साहब से कि लोगों को कितने दिन से आगाह किया जा रहा है कि हेड मोहम्मद वाले का रास्ता बंद है, फिर भी लोग पूछते हैं कि इधर से रास्ता बंद है। भाई, आपकी हेल्प के लिए रास्ता बंद किया, आपकी जानों बचाने के लिए रास्ता बंद किया हुआ है हम लोगों ने, आवाम के लिए। आवाम की अब देखें, सुजाबाद में ये वकूआ पेश आया है डूबने का, तो मेरी ये ना इल्तिजा है DPO, असिस्टेंट कमिश्नर से पुलिस एहलकार जो भी खड़े हैं ना तैनात किए हुए हैं, इनको चाहिए इन लोगों को सड़कें भी ना बनाने दें। लोग को देखो ना किस मुश्किलात में है, लोगों को सड़कें बनाने की, तस्वीरें बनाने की पड़ी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन सर आपका जवाब कंप्लीट हो जाए। हिप्नोसिस थेरेपी एक नई तो नहीं कह लें, बाहर के ममालिक में तो काफी अरसे से हमारे लिए तो नहीं है। जैसे अब आप भी एक दफा मैं हैरान हो गई कि भाई ये कौन सी थेरेपी है। अच्छा, फिर डिग्रीज भी इसमें दी जा रही हैं? बिल्कुल, इसमें सर्टिफिकेशंस हैं, इसमें डिग्रीज हैं। और दूसरी बात जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्यों नहीं हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अच्छी जॉब ऑफर्स हो रही। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग आईफोन यूजर हैं, कुछ एंड्रॉइड यूजर हैं। बिल्कुल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ दीज टू ब्रांड्स।
क्वालिटी ठीक में है। भी फर्क है ना, यस, दिस इज द ह्यूज आंसर डिफरेंस है। कि क्वालिटी का फ़र्क है। हमारे जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो अप टू द मार्केट स्टैंडर्ड्स नहीं है वो। अच्छा। और मसला ये है कि हमारे जो करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, वो भी पुराना डिज़ाइन है, उसको कुछ अभी यूनिवर्सिटीज़ जदीद स्टैंडर्ड्स पर नहीं है। वो उस तरीके से नहीं आ रहा। आज भी हम एग्जांपल देते हैं 1908 में ये हुआ, 1915 में ये हुआ। अच्छा, फिर हम जहाँ हमारी किताबों में 1908 की मिसालें दी जाती हैं, हमारे घरों में भी यही मिसालें दी जाती हैं कि वो फलां डॉक्टर था, वो उसने गांव से ही पढ़ा, वो ऐसे होके वो यहाँ तक पहुँच गया। तो अभी भी हम उसी दौर में रह रहे हैं। बेसिकली हमने अपने आप को अपडेट किया। जैसे आपने जेन जी का पहले जिक्र किया, देखें आई एम इन 30s, हम 90s की जनरेशन है, और हमने जो मैं ट्रांजिशन सर 20s की हूँ, मैं 90s की नहीं, मुझे ना मिला है। चलें आप तो हैं। अच्छा, हम इनको कंसीडर कर लेते हैं। देखें जो ट्रांजिशन गैप, जो ट्रांजिशन हमने देखी है ना, वो शायद आप लोगों ने नहीं देखी। ऐसे मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब पीटीसीएल में थे और हमारे घर पीटीसीएल होता था और पूरे मोहल्ले के लोग आते थे फ़ोन सुनने के लिए। और अच्छा। एक दफ़ा वालिद साहब ने कहा कि अनकरीब ऐसे फ़ोन आने वाले हैं जिसमें आपकी तस्वीर भी आएगी। और हम बच्चे छोटे से दोस्त वगैरह सारे बैठे होते थे, लूडो खेल रहे। हमने कहा यार ये अब्बू अजीब बातें कर कैसी रहे हैं, बातें कर कैसे रहे हैं? बातें कर रहे हैं, फोटो कैसे आ सकता है। फिर सीएलआई आई। तो बात ये है कि हमने वो दौर भी देखा और हमने अब का भी दौर देखा। अच्छा, जिसमें मैंने आप- जो ट्रांजिशन देखी ना, मैंने वो देखी कि वो जो बटनों वाले फोन होते थे ना, मैंने उससे नोकिया 33 ट्रांजिशन आपने देखी है। देखा होगा। मैंने वही देखा कि वहाँ पे एक सांप वाली गेम होती थी जो हम खेलते थे फारिग बैठ के। बिल्कुल। ये मोबाइल के अंदर टॉर्च वाला होगा। तो बात ये है कि हमने जो ट्रांजिशन गैप देखा है, वो जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन है माइट भी वो उतना ट्रांजिशन गैप ना देखे। और जो हमारे पेरेंट्स थे उनके पास वो नॉलेज नहीं था जो हमारे पास आ चुका है। अब हमने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको, और हमारे दरमियान जो है हमारी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होगी, और हमने ऐसा ही अपने है। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अप टू द मार्केट स्टैंडर्ड्स के मार्केट की डिमांड किया है। अब एक सपोज मेरा ताल्लुक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ठीक से, है। बायोमेडिकल सेक्टर से है। अब बायोमेडिकल ग्रेजुएट आ रहा है मार्केट में, उसको वो तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक हॉस्पिटल उससे डिमांड करता है। बिल्कुल। वो किताबी चीज़ें पढ़ के आ जाता है। इवन उसको कोई मशीन का पूछ लो कि यार ये ईसीजी मशीन पड़ी है, तो उसको वो ये नहीं बता सर, आप सकता। क्या कहते हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए कामयाब होने के लिए जब फील्ड में निकलते हैं तो कौन सी सलाहियतें उनके अंदर होना ज़रूरी है कि जी आप समझते हैं कि इन सलाहियतों के बगैर जो बायोमेडिकल इंजीनियर है वो कभी भी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता? देखें, पहले तो मैं थोड़ा सा ऑडियंस को ये बता दूं कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है, है क्योंकि क्या? हिप्नोसिस की जैसे मैंने अभी बात की तो ठीक है। बहुत से हमारी ऑडियंस ऐसे होगी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है। बायोमेडिकल और ये आगे इंजीनियर का वर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल। मतलब कि ये वो कहते हैं ना, वो हम लतीफ़ा सुनाते हैं कि अम्मी ने कहा डॉक्टर बन जाओ, अबू ने कहा इंजीनियर बन जाओ, तो बंदा दोनों बन बायोमेडिकल गए। इंजीनियर बन गया। हम जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जो आपके हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स है, आपने वेंटिलेटर का नाम सुना होगा, आपने ईसीजी का नाम सुना होगा, इस तरह की जितनी भी इक्विपमेंट है वो तमाम हम लोग डील करते हैं, और हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि आपने इसको किस अच्छा। तरीके से ऑपरेट करना है और उसकी आप ट्रबल लोग उन्हें शूटिंग। ट्रेन करते यस, हैं? वी ट्रेन द डॉक्टर्स कि देखें वो मरीज जो हैं वो उनके पेशेंट हैं कह लें, हाँ। और हमारा जो पेशेंट है वो मशीनें हैं। वो तमाम मशीनें जो डायग्नोसिस में यूज होती हैं, ठीक है। किसी भी अच्छा, इसमें वो मेडिकल, एमआरआई की भी हो यस, सकती है? एमआरआई, सीटी स्कैन, ईच एंड एवरीथिंग जो भी ठीक इसमें है। आती है, पल्स ऑक्सीमीटर्स वगैरह, वो तमाम एक्सरे करने के भी जो यस, मशीनरीज ये इस्तेमाल सारी होती हैं। मशीनरीज जो ये सारी बायोमेडिकल में आती हैं। ठीक है। तो एक बायोमेडिकल के लिए आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखें दो चीज़ें हैं, या तो आप रिसर्च कर सकते हैं या आप फील्ड में आ सकते हैं। हमारे पास जो 80% हमारी यूथ है उसने फील्ड में आना होता है। क्यों? ग्रेजुएशन के बाद प्रेशर होता है कि जी अब कमाओ, बहुत पढ़ लिया हमने, पैसा लगा लिया, पढ़ो। तो उसके लिए जब आपने फील्ड में आना है तो पाकिस्तान में इस वक्त कंपनीज हैं, मोर देन 5000 कंपनीज हैं जो अच्छा। ऑपरेट कर रही हैं। अब 5000 कंपनीज में उनको बंदे भी चाहिए। अब उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए जब एक ग्रेजुएट उन तमाम चीज़ों को पूरा कर लेगा, ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी बायोमेडिकल इंजीनियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हैं, तो उन तमाम चीज़ों को पढ़ाने की, समझाने की ड्यूरिंग स्टडीज़, मैं ये कहता हूँ कि नॉर्मली हम कहते हैं ये 2 साल तो धक्के खाने। क्यों धक्के खाने हैं भाई? ये किस हदीस में लिखा है कि जी 2 साल धक्के खाने हैं आपने? अच्छा, फिर वो लोग धक्के नहीं खाते जो अपनी ग्रेजुएशन जब हो रही होती है उसी दौरान वो एफर्ट करना शुरू कर देते हैं? देखें एफर्ट्स, अब उसमें से अगर 50 की क्लास है तो 2 बच्चे ऐसे होंगे। हाँ, लेकिन ये तो हमने है। बाकी 48 का भी तो सोचना है ना। हमने जब बाकी कोर्सेज लेकिन हमारे यहाँ इदारे समझते हैं कि हम तब कामयाब हो जाते हैं जब हमारे 3-4 बैचेस में से अगर एक भी बैच का एक भी स्टूडेंट जो है वो कहीं अच्छे इदारे में चला जाए तो हम समझते हैं कि हमें एक सक्सेसफुल डिपार्टमेंट है और हमने जी बड़ी शानदार एक्टिविटी की है। देखें इसी तरह ये तमाम हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका यही है। आप स्कूल देखें, अभी रिजल्ट आया है मैट्रिक का,
सबके बैनर लग गए हैं। अब उनसे पूछें कि 1500 बच्चा या 1000 बच्चा है तो उसमें से आप 10 के या 15 के जो उनमें बैनर लगा से देते हैं। बैनर में आपको नजर आएंगे 2 बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स होंगे। जब आप उनके स्कूल विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 20-25 बच्चे तो वैसे ही फेल बैठे हैं। लेकिन चलें ठीक है, वो उसमें देखें हर चीज़ का कसूर है, बच्चों का अपना भी होता है, ठीक है, उनके पेरेंट्स का भी होता है और टीचर्स का भी है। बट हम अगर करियर की बात करें कि करियर को आपने किस तरीके से लेके चलना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मेरा ज़्यादा फोकस यही होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं अक्सर जाता हूँ जहाँ गेस्ट एज अ गेस्ट स्पीकर, तो मेरा इस चीज़ पे फोकस होता है कि उन तमाम चीज़ों को आप फोकस करें जो आपको फील्ड में आपकी ज़रूरत है, और वो हमारे उस जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ उसमें हिस्सा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक कोर्स डिज़ाइन किया, आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान, एक अकेला ट्रेनर हूँ जो इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, और ये खुद कोर्स से डेवलप किया है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ये सर्टिफिकेशन जबरदस्त। करके जा रहे हैं, वो हर बच्चा अपनी जो है ना बायोमेडिकल के हवाले से। बायोमेडिकल के हवाले से वो एक अच्छी पोजीशन, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 5000 कंपनीज हैं और बच्चों को यही नहीं पता, इवन बच्चों को क्या जो उनके डिपार्टमेंट में लोग हैं उनको भी नहीं पता कि इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, कौन से हॉस्पिटल हैं। अच्छा जुनेद, कॉलर ने हमें सवाल भी किए, उसका मैं चाहती हूँ आप जवाब दे दें, और ये भी बताएं कि वो जो रास्ते हैं मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के उस हवाले से क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, जो कॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और ये उनका जो एक कौम से भी शिकवत और बहसीत जो हमारा रवैया है उस पर उन्होंने बात की कि डिज़ास्टर को देखने के लिए हम बड़ा करीब से जाते हैं। जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि वही सूरत हाल है कि इस वक्त जो है वो दरिया के किनारे के ऊपर और जो पुल खुले, जो रास्ते खुले हुए हैं और वहाँ पर पानी मौजूद है, वहाँ एक मेले का समा नज़र आता है। अच्छा। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों के साथ, ख़वातीन वहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि उसको सैलाबी पानी को देखने आते हैं। तो यही वजह है कि जब एक बड़ी तादाद उसको देखने भी आती है, आगे रास्ते मुतबादिल जो है वो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ट्रैफिक का बहाव बढ़ता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज और इस किस्म के इशूज़ सामने आते हैं। और सबसे ज़्यादा अपनी जान को ख़तरा है जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही इतना कमज़ोर हो रहा है और उसके ऊपर आप बंद के ऊपर अगर आप खड़े हैं, ज़मीन उसके बाद मट्टी का कटाव का अमल जारी है, तो वो किसी भी हादसे को जो है वो दावत दे सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, इसको तफरीह का वो मौका नहीं समझना चाहिए, ये अल्लाह ताला की एक वो आजमाइश है, इसको आजमाइश समझना चाहिए। और जिस तरह रास्तों की बात की तो वही बात है कि जो चनाब पुल है वो खुला हुआ है जो कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को मिलाता है। कौन सा पुल? चनाब पुल। चनाब पुल तो अभी खुला हुआ है, शेर शाह के पास ही। तो ये मुतबादिल रास्ता जी, है। वैसे भी आम रूटीन में भी 2 रास्ते ज़्यादा हैं। मैंने जैसे पहले बताया था कि एक चनाब पुल है और दूसरा हेड मोहम्मद वाला है। हेड मोहम्मद वाला चूँकि वहाँ ब्रीचिंग के लिए वो करनी है तो इस वजह से उस रोड को बंद किया हुआ है, और जबकि चनाब पुल जो है वो इस वक्त तक खुला हुआ है। तो जो शहरी हैं उनको अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाना चाहिए और कम से कम इन रास्तों पर सफ़र करना चाहिए, हत्ता कि कोई मजबूरी हो तो ज़रूर सफ़र करें। कोई हो। हाँ, तो मगर इसको तफरीह का बायस जो है वो नहीं ना बनाएं। बिल्कुल जी, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा दानियल, मुझे ये बताएं कि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जब वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो उनको अमली ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कौन सी स्किल्स पर सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है? देखें, टोनी रॉबिन्स है एक, उसकी कोटेशन है कि आपकी जो सक्सेस है उसमें 85% आपके सॉफ्ट स्किल्स मैटर करते हैं, जबकि 15% आपकी जो एजुकेशन है जिसको हम डिग्री कह लें। सॉफ्ट स्किल्स से क्या मुराद है? सॉफ्ट स्किल्स को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। सॉफ्ट स्किल्स में आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, आपकी प्रोफाइल, पर्सनैलिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपकी सर्टिफिकेशंस, आपने अपनी फील्ड से रिगार्डिंग कौन कौन सी सर्टिफिकेशन की, आजकल आपको पता है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आपके लैपटॉप में मौजूद हैं, फ्री कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। ये इस देखें, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब आपने कोई घर बनाना होता है तो सबसे पहले आप एरे डालते हैं, या आप समझेंगे कि एरे डलते हैं, बेस डलती है, स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हो वो आपकी डिग्री है। उसके बाद जैसे अब हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, लाइट्स हैं, एक प्यारा सा सेट बना हुआ है, ठीक है, सोफे पे खूबसूरत से लगे हुए हैं, ये आपकी सर्टिफिकेशंस हैं। तो आपको अपनी सर्टिफिकेशंस और आपके स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे तवज्जो देनी चाहिए। अब नॉर्मली जब हम इंटरव्यू करते हैं, सीवीज मंगवाते हैं तो उसके ऊपर एक ही फॉर्मेट होता है, और हम सीवी, एक ग्रेजुएट बंदा सर सीवी बनवाने जाता है एक कंप्यूटर ऑपरेटर से, जो वो मैट्रिक पास होता है और उसने एक छोटी सी शॉप खोली होती है फोटो स्टेट वाली, और उससे जाके हम अपनी सीवी बनवा के आते हैं।
तो हमारे ग्रेजुएट्स में इतना भी स्किल्स नहीं है कि वो अपना सीवी खुद बना तो सकें। स्किल सिखाई नहीं जाती ना। हम हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तालीम को जहाँ तरबियत कहा जाता था, वहाँ तालीम का मकसद कुछ और ही देखिए, है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सपोज पहले तो कर रही हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ एक जैसी हैं, कर रही हैं, लेकिन आजकल आप देखें ना, आप टिकटॉक चला रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, आपके पास फ्री सर्टिफिकेशंस, आपके डिफरेंट कोर्सेरा वेबसाइट है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और उनकी इंटरनेशनल एक्रीडेशंस हैं। आप वहाँ जाके आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। आप अपनी सबसे पहले तो इंसान देखता है ना सीवी, आपकी प्रोफाइल ही जब अच्छी नहीं होगी, आपने उस पर मतलब नॉन प्रोफेशनल किस्म का अपनी पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, आप कहीं मतलब गिरेबान खुले, लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर आपको इंटरव्यू स्किल्स आने चाहिए, आपने इंटरव्यू कैसे देना है। अब मैं जूम पे अक्सर इंटरव्यू ले रहा होता तो लोग मतलब कैमरा इधर रख के बैठे हैं और वो गिरेबान खुला हुआ है, तो वो इस तरह की बंदा देख के बंदा वहीं मतलब दिल खट्टा हो जाता है, ठीक है, कि इसको क्या ही आता होगा। इसको क्या ही आता होगा। देखिए, आपकी सबसे पहले सीवी, आपको इंटरव्यू स्किल्स होने चाहिए, आपको कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। जब तक आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे यहाँ बैठ के, अब मैं अगर 10 मिनट बोल रहा हूँ, कोई बंदा घंटा बोल रहा है, तो जब तक आप अपनी चीज़ों को कन्वे ही नहीं कर पाएंगे अब इंटरव्यू लेने वाले के सामने या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तब तक या अपने कस्टमर के सामने इवन, तो आपकी कैसे वर्थ होगी। तो ये तमाम चीज़ें, आजकल एक लिंक्डइन है जिसको मैं बड़ा एम्फसाइज करता हूँ कि लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी टिकटॉक प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं स्टूडेंट से पूछ लें कि लिंक्डइन पे भी आप मौजूद हैं, जी ये क्या होता है। अब लिंक्डइन की भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, देखें, बात ये है कि एक चीज़ फ्री पड़ी हुई है, आप वो भी नहीं कर रहे। अब इसमें तो यूनिवर्सिटी का तो कसूर नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन बात फिर वही है ना हमारा। देखें, एक तो यूनिवर्सिटी का कसूर मैं मानता हूँ किसी हद तक है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल जब आप एक 4 साल डिग्री कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इतना तो कम से कम आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए कि आप इन चीज़ों पे काम करें। आपके सॉफ्ट स्किल्स बेहतर होंगे, आपकी ड्रेस। अब बात करते हैं, मेरे पास इंटरव्यू करनी होते हैं, वो चप्पलें पहन के, स्लीपर्स पहन के बच्चे आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब मतलब उनको बताने वाला कोई नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे देखें, अभी मुजफ्फरगढ़ की बात हो रही थी या डीजी खान की बात हो रही थी, ख़ास तौर पे अब मसला यही है कि वहाँ के बच्चों को उतना एक्सपोजर नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि ऐसे बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए और उनको खुद भी थोड़ा सा सीखना चाहिए कि टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकलें और इन चीज़ों पर अपना फोकस करें, सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर करें। और ये ऑब्जेक्टिव, जस्ट लाइक हमारे पेपर में होता है ना सब्जेक्टिव, जो आपकी डिग्री है वो सब्जेक्टिव मार्क्स है 15, आपने पीएचडी की तो आपके 15-20 नंबर पूरे होंगे। तो जो पीएचडी करना एक बहुत मुश्किल काम है, मैं मास्टर्स करके मैं थक गया हूँ कि बस अब पीएचडी देखेंगे। जबकि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं। आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, टिक 5 नंबर, आपकी सीवी अच्छी है, टिक 5 नंबर, आपके सॉफ्ट स्किल अच्छे हैं, टिक 20 नंबर। तो इन चीज़ों पे आपकी सर्टिफिकेशंस आपने इंटरनेशनल ली हैं, वो टिक आपके 20-30 नंबर। तो इन चीज़ों पे आपको वर्किंग करनी चाहिए और अगर ये चीज़ें पूरी होंगी तो मार्केट में आप अपना एक मकाम बना सकते हैं और आप एक अच्छी अपना मॉल अच्छा लगवा सकते हैं। फिर कंपनीज आपको सैलरीज भी अच्छी देंगी। बिल्कुल ऐसे ही पर्सनालिटी पर बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, आपके बाल अच्छे बने हुए हैं, आपको फिर स्पेसिफिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस फर्म में किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं। आप किस कैटेगरी के कपड़े, किस कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए पहनना चाह रहे हैं। या मैं ऐड कर दूं मैम, हामिद सईद साहब हैं, इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट हैं। अच्छा। अब वो बाकायदा न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आए हैं। वो बंदा इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, बुजुर्ग आदमी है। वो न्यूयॉर्क से पाकिस्तान वापस आए हैं, अपने मुल्क आए हैं और उस बंदे का सब्जेक्ट है इमेज कंसल्टेशन, कि किस तरह आपने एक इंसान है उसकी कलर टोन किया है और उसको किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। तो इन चीजों में वर्किंग कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मुल्तान से। अच्छा जी जुनेद, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जुनेद नहीं, यूनुस। अच्छा यूनुस जी, यूनुस बताइएगा। ये मैम जरा ये जो सलाब जदगान है, जरा प्लीज ये जरा उनका ख्याल कर, ये बहुत ज्यादा बेचारे, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जुनेद, मैंने तो सुना है, जो हमारे फील्ड में रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं उन्होंने भी हम तक शेयर किया है कि कैंप्स में सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जितना हो सकता है उतना बेहतर से बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस हवाले से हमें अपडेट दें। बिल्कुल, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, जैसे अब कॉलर ने भी कहा कि जो है वो रिफाई तंजीमें हो, हुकूमत हो, वो अपनी तरफ से बेहतर वहाँ सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर चूँकि डिज़ास्टर इतना बड़ा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग अब कैंप्स पर मौजूद हैं और फिर उसके अलावा
जो उनको सहूलियात अपने घरों में मौजूद होती हैं, जिस तरह वो रहन सहन उनका घरों में होता है, वो कैंप्स में उस तरीके से मुमकिन नहीं होता। वहाँ सबको एक ही नज़र से देखा जाता है, एक ही खाना बनता है और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके साथ साथ वहाँ मेडिकल सहूलतें भी जो है वो सबको इक्वली मिलती हैं, मतलब। और उसके साथ साथ दीगर अब स्कूल्स भी कायम किए जा रहे हैं। और उसके अलावा भी आप ब्रेक में जैसा बता रही थी कि वज़ीर आला ने अनाउंसमेंट की है कि वहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएंगी सैलाबी कैंप्स के अंदर। तो ये सब कुछ इसी बात का जो तरफ लेके जाती है कि हुकूमत की जानिब से बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं यकीनी तौर पर एक कमी तो रहती है और वो उसको फील भी किया जाता है और वो उस पर मुतासरीन जो है उस कमी को खुलकर बयान भी करते हैं। कि कल आप देखें कि वज़ीर आला जो है वो मुल्तान आई और उन्होंने कैंप्स का भी दौरा किया, वो अस्पताल जो उसके अंदर टेंट हॉस्पिटल था वहाँ भी गई, वहाँ भी मरीज़ों से पूछा कि आपका इलाज मुआवजा ठीक हो रहा है। उसके साथ वो बच्चों में घुल मिल गई, उनको चिप्स हो, जूस और दीगर जो उनकी बच्चों की जो तहाइफ भी वो लेकर गई। तो कहने का मकसद ये है कि जब वज़ीर आला या ऐसा कोई जो है वो बड़ी शख्सियत के मूव होती है तो पूरी इस डिवीज़न के अंदर इंतज़ामिया की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, वो मुतहरिक होते हैं, वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बस रिक्वेस्ट ये भी है कि जब हाई प्रोफाइल्स चली जाएं तो तब भी यही हालात होने चाहिए, ना सिर्फ तब कि जब हाई प्रोफाइल्स विज़िट पे आएँ, दौरों पे निकलें तो आप तब हालात को बेहतर बनाएं। हमारी पूरी कोशिश भी है कि हम मामलात को बेहतर भी बना सकें। जुनेद, आप क्या सजेस्ट करते हैं? कोई छोटा सा सजेशन हमें दे दें कि किस तरह चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो हुकूमत को मज़ीद बेहतरी की जानिब तो गुंजाइश कोई ना कोई मौजूद रहती है। इस हवाले से हुकूमत को एक डाटा मुरतब करना चाहिए। उसके साथ जो दीगर रफ़ाही तंजीमें जिसमें अलखदमत है, उसके अलावा खदमत खल्क है और दीगर जो तंजीमें हैं उनके साथ जो है वो एक जॉइंट एडवेंचर करना चाहिए, लोगों को आबाद करने के हवाले से, उनकी मुश्किलात दूर करने के हवाले से। और वहाँ कैंप्स के अंदर जो है वो कमेटियाँ बनानी चाहिए, उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनानी चाहिए जो इस मसाइल से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, उसको कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच जुनेद फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू दानियाल फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने नए मेहमानों के साथ और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों पहुँचाएँ। तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, कॉमनली अगर हम आम घरों की बात करें तो दवाइयाँ जो हैं वो बग़ैर डेट के देखे हुए हम खा लेते हैं। चलें जी, कुछ ऐसी पेन किलर्स होती हैं जो हम ऐसे ही देखते हैं, हमारे सर में दर्द है, पेन किलर खा ली। पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं हम। चलें जी, आज थकावट महसूस हो रही है, थोड़ी सी पेन किलर खा ली, ज़्यादा काम कर लिया, पेन किलर खा ली। अब माएँ क्या करती हैं कि जब बच्चे जो हैं उनको जब हिफाजती इंजेक्शंस भी लगते हैं तब भी उससे पहले जी कुछ पेन किलर्स होती हैं वो उनके कुछ ड्रॉप्स पिला के ले जाती हैं। पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल शुरू हो गया। हालांकि हमारी बॉडी को जो है वो रेस्ट की ज़रूरत होती है जिसपे मसल रीगेन कर सकें, दोबारा से हमारी बॉडी जो है वो रिहैब हो सके। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम पेन किलर्स की तरफ चले जाते हैं जी, हम अद्वियात की तरफ चले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ ये भी बड़ा अलमिया कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है हमने उसको तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक तो खाना ही नहीं है जी। हमने क्या करना है, नहीं जी मुझे अगर डॉक्टर ने फ़र्ज़ करें जी डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दे दी हैं जी, आपने एक एंटीबायोटिक जो है वो सुबह खानी है, एक एंटीबायोटिक दोपहर में लेनी है और एक शाम में लेनी है, ये आपको जी रिकमेंडेशन हुई डॉक्टर की। लेकिन आपने क्या किया जी, मेरी बॉडी को जी इतनी सूट नहीं करती, अपनी तरफ से आपने कहा जी मैं एक वक्त खा लूँगी या फिर मैं सुबह शाम खा लूँगी, दोपहर वाली स्किप कर दी। फिर होता क्या है कि आपकी बॉडी को उसके नुकसानात फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे, जो कि आप लोगों को लगता है अपेरेंटली हैं नहीं। फिर एक और बड़ा अलमिया है कि जी हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का अगर किसी डॉक्टर ने फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को जो है बुखार हो गया, जो कि वायरल आजकल कॉमन भी है, तो डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट कर दी। अब डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक सजेस्ट की है वो की है जी हफ्ते के लिए आपको, लेकिन क्या होता है आप अगर 2 दिन के बाद सेहतयाब हो जाते हैं तो आप तीसरे दिन के बाद वो एंटीबायोटिक्स छोड़ देते हैं खुद ही।
जबकि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनके साथ ये सारी कॉमन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें हम आम आवाम जो है हमारी वो तमाम चीज़ें करती है, उनकी बॉडी को इसके बहुत सारे नुकसान फेस करने पड़ते हैं। ये तारीफ़ करवाते चलो, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद निसार हुसैन शाह साहब, जो कि कायदे आज़म कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज साहिवाल के डीन भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी जो है वो पॉपुलर और रीनॉन यूनिवर्सिटी में एज अ डीन भी सर्व किया है, और अब जो है वो साहिवाल में इस कॉलेज के जो है वो एज अ डीन और प्रोफेसर सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत सही। अच्छा, मुझे बताइए प्रोफेसर साहब के एक्सपायरी डेट के हवाले से मैंने अभी बात की कि अद्वियात को जो है वो हम एक्सपायरी डेट देखे बगैर ही खा लेते हैं। अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल मेरे सर में दर्द है, वो ख़वातीन तो वैसे ही ज़रा घर में काम करके तंग आई हुई होती हैं, तो उनका बस नहीं चलता कि वो अद्वियात को जो है वो किस तरह इस्तेमाल करें। अब वो क्या करती हैं कि किचन से निकली हैं जी, गोली पड़ी हुई देखी है, पेन किलर कोई भी आप ले लें, उन्होंने ऐसे ही बस खाया है, दूध पड़ा है तो दूध के साथ खा लिया, पानी पड़ा है तो पानी के साथ खा ली उसको, अगर कोई भी ऐसे लिक्विड फॉर्म में जूस पड़ा है तो जूस के साथ खा ली। तो मुझे बताएं ये क्या मामला है, क्या ये जो हम चीज़ें करते हैं कॉमनली ये ठीक होती हैं या गलत हैं, इसके हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि एक्सपायरी नहीं देखते। पहली बात तो ये है कि अद्वियात की जो हमारे पास कटेड आती हैं, वो कैंची से काट के दी होती हैं, एक्सपायरी वो कट जाती है। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि वो जो भी उसकी डब्बी होती है उससे वो पत्ता बाहर होता है, डब्बी वो मेडिकल स्टोर वाला या फार्मेसी वाला देता ही नहीं है। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जहाँ पे पैरास्टामोल या जितने भी एनाल्जेसिक हैं, डिस्प्रिन है और बहुत सारी ऐसी हैं, ये सारों को सर दर्द की दवाई समझा हुआ है, हालांकि ये सर दर्द की दवाई नहीं है। और दूसरी बात, सर का दर्द जो है वो सिर्फ आपकी थकावट या किसी और वजह से नहीं है, बॉडी के किसी भी फंक्शन को में कहीं कोई अगर डिस्टर्बेंस हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। जब तक वजह मालूम ना हो तो आपको हम सुजेस्ट नहीं करते कि आप सर दर्द की दवाई ले लें। अच्छा, तो पैनाडोल या डिस्प्रिन ये सर दर्द की दवाइयाँ नहीं हैं, ये एनाल्जेसिक हैं। ठीक है। अभी मैं एनाल्जेसिक क्या होते हैं? एनाल्जेसिक जो पेन किलर, अच्छा, जो दर्द को ख़त्म करते हैं जिस्म से, जिस्म में किसी भी अगर हिस्से में दर्द हो, हाँ जी, किसी भी जगह हो, फिर वो तो सर का दर्द भी हो सकता है। हो सकता है, होता नहीं है। वो सर का दर्द आपको हो सकता है कि आपका पेट खाली है, आप फाके से हैं, उसकी वजह से हो जाए। फिर आप क्या भाई, उसकी ट्रीटमेंट पहले ये है कि आप कुछ खाएं पिएं, ताकि वो आपका वो अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस की वजह से आपको अगर पेन हो रहा है, स्ट्रेस दूर करें। ठीक है। तो अभी मैं आपको लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके हवाले से कि जो ये पैनाडोल जिसको पैरास्टामोल कहते हैं, ये पैरास्टामोल एंटीबायोटिक की अब्जॉर्प्शन को कम करती है। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा नुकसान है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये लेटेस्ट मैंने अमेरिकन जर्नल से ये अभी पढ़ा है, ये रिसर्च। जी, तो ये, और हमारे यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी शॉप नहीं है, कोई ऐसी पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पैरास्टामोल पैनाडोल के नाम से इस्तेमाल हो रहा है। खाने के साथ पैनाडोल इस्तेमाल की जाती है। तो ये अलमिया है हमारे लोगों का कि हमने इतना आम इस्तेमाल कर दिया है पेन किलर का कि हम फ़र्ज समझते हैं कि जी चलो सुकून की नींद आ जाएगी, अच्छी नींद आ जाएगी, तो एक पेन किलर खा के सो जाते हैं। इसका नींद से ताल्लुक हमारा नहीं है। इसका जितने भी ये एनाल्जेसिक्स हैं जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, या इनका नींद से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब, फिर हमारी फार्मेसीज पे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ मिल क्यों रही हैं? वो बंद हो जानी चाहिए। वो इसलिए मिल रही हैं कि देखें, दवाई का अल्टीमेट आउटलेट जो है वो फार्मेसी काउंटर है। अच्छा, जहाँ मैन्युफैक्चर हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, होलसेल हुई, तो बिकेगी कहाँ पे? फार्मेसी के काउंटर पे। बिल्कुल। अब फार्मेसी काउंटर पे एक तरफ
फार्मासिस्ट है, बिल्कुल सामने पेशेंट या यूज़र है। अब पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो फार्मासिस्ट है वहाँ पे मिसिंग है, फार्मासिस्ट बैठा ही नहीं है। बैठा ही नहीं है। अच्छा, लोगों ने तो अपने जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, उन्होंने अपने लाइसेंस दिए हुए होते हैं, खुद वो कहीं और नौकरियां कर रहे होते हैं या खुद उनके अपने कारोबार होते हैं, उन्होंने अपने लाइसेंस जो है वो दिए हुए होते हैं। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जिनके पास फार्मेसी से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दवाइयों का कोई नॉलेज नहीं है, वो उनको अपने लाइसेंस दे देते हैं और वो मेडिकल स्टोर्स खोल के जी बैठे हैं। अब इस पे भी मैं आपको बता दूं, मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि ये पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज से कुछ 30 साल पहले ये फार्मासिस्ट से कहा था कि हमने अपना डायरेक्टरेट बनाना था, फार्मासिस्ट का ठीक है। डायरेक्टरेट बनाना था पंजाब लेवल पे। तो वहाँ पे जब उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ ने डाटा लिया, उसने कहा जी फार्मासिस्ट की तो फार्मेसी नहीं है पूरे पंजाब में। उसमें 2 फार्मासिस्ट की फार्मेसी थी पूरे पंजाब में। आप देखें, हर गली मोहल्ले में हमें फार्मेसीज नज़र आती हैं। हाँ जी, तो ये देखें, ये आज से पहले जब मैंने फार्मेसी पढ़ना शुरू की थी, मैं लोगों को तारुफ कराता था कि मैं बीए कर रहा हूँ साइंस में, और ये वो साइंस है जिससे दवाइयाँ बनाते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के टीचरों को भी फार्मेसी का लफ्ज़ नहीं आता था, प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते थे। तो ये एक एवोल्यूशनरी स्टेज है। 40 साल में आज हम वहाँ पहुँच गए हैं कि अब कोई मेडिकल स्टोर या मेडिकल हॉल नहीं खोलता, बिल्कुल अब फार्मेसी खुलती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कई दफ़ा ड्रग रूल्स बनाए हैं, अब फॉलो क्यों नहीं होते? वो एक माफिया है जो इसको डॉक्टर नाफिज साहब- नहीं होने देता। डॉक्टर साहब, हम वैसे तो जी रेड्स करते हैं अताई डॉक्टर्स पे जी कि जी ये गली मोहल्लों में जितने भी अताई डॉक्टर्स बैठे हैं हम उनको उठाते हैं, उनको अरेस्ट करवाते हैं, उनके कारोबार बंद कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। क्या ये अताई डॉक्टर्स नहीं हैं जो फार्मेसीज में बैठे हैं और ख़ुद से दवाइयाँ, अगर कोई बंदा जाता है तो वो उसको बताता है? हमारे यहाँ तो सर पाकिस्तान में हमारी कौम का ये हाल है कि वो हमारी कौम के लोगों का ये अलमिया है कि वो जाते हैं फार्मेसीज पे, जाके बताते हैं कि जी हमारे सर में दर्द है, हमें बुखार है, हमें फलां है, तो आप हमें कोई दवाई दे दें। और वो फार्मेसीज के जो लोग होते हैं वो माशाल्लाह से दे भी देते हैं। मैं वही आपसे बात कह रहा हूँ कि वो इसलिए दे देते हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो ठीक फिर है? तो ये भी अताई डॉक्टर हुए। ये अताई नहीं है, मैं बताता हूँ। वो साथ या तो पर्ची पे लिख के ले आते हैं जो दवाई लेनी है, या उसका रैप या वो बोतल साथ सैंपल लेके आते हैं कि एहो जी दवाई दे दियो। ठीक है, तो ऐसा ही। ये अताई नहीं है, ना ही ये अताई की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, बाकी देखें, जहाँ तक अताई नहीं, की- मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनएजुकेटेड लोग हैं, या आप आजकल तो खैर पढ़े लिखे भी ये हरकतें कर रहे हैं, वो गए हैं और जी उन्होंने फार्मेसी पे, कोई भी जो फार्मेसी चला रहा है बंदा, उसको बताया जी मेरे आज पेट में दर्द है और सुबह से मेरे ये हालात हैं और कुछ इस तरह के, तो वो मुझे कोई एक आधी गोली दे दो या कोई सिरप बता दो, तो वो क्या करते हैं अपनी तरफ से रेकमेंड, अपनी तरफ से दे देते हैं। उसमें देखें ये होता है, वहाँ डिस्पेंसर क्लास के लोग बैठे हैं, अच्छा, और इसी तरह फार्मेसी टेक्नीशियन जो बी कैटेगरी वाले वो बैठे हैं। उन्होंने किसी न किसी शाम को वो किसी न किसी क्लिनिक के साथ अटैच होते हैं, वहाँ से डॉक्टर के उन्होंने डिस्पेंसिंग करना होता है। लेकिन दूसरे सर होते उनका हैं। नॉलेज तो ये नहीं है ना। वो मैं बताता हूँ ना, पेशेंट को ट्रीट वहाँ डॉक्टर के साथ जो जीपी बैठा है उससे उन्होंने एक्सपीरियंस लिया होता है, ठीक है ना, उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और फिर हमारी जो एक बहसियत एक कौम, जो हमारा एक अलमिया है, वो ये है कि हम डॉक्टर को उसकी 500,000 फीस देने को बचाते हैं। सही बात है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी 10 रुपए की गोली मिल जाएगी, मैं थे डॉक्टर ने 500 क्यों भरा, यही और तो वही बात है। गोली आपका मौत का सबब बनती है। बिल्कुल ऐसे ही जी। एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि डॉक्टर कहते हैं हमेशा कि दवाइयाँ जो हैं वो हमेशा जो हम आपको मुकर्ररा वक्त बताते हैं उस पर लें, लेकिन हम सबूत देते हैं बार बार कि हम ऐसी कौम है जो कि गैर जिम्मेदार है, तो हम उस वक्त पर लेते ही नहीं हैं। अगर डॉक्टर ने कहा जी आपने आपकी जो पहली डोज़ है आपने उसे कोशिश करनी है कि नाश्ते से पहले पहले ले लेनी है, तो लोगों का नाश्ते का मकसद होता है कि अगर वो 12 बजे नाश्ता करते हैं तो उन्होंने जी 12 बजे ही वो दवाई खानी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं थोड़ा सा आपको वो क्लियर कर दूं कि आपने पूछा था कि दवाई पानी से क्यों लेते हैं, दूध या बाकी जूस वगैरह से। देखें, पानी जो है ये बिल्कुल इसमें वही H2O फार्मूला है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब जो मिल्क है उसमें 1000 केमिकल हैं, ख़ास तौर पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा है उसमें। इसी तरह जो जूसेस हैं उसमें भी केमिकल्स हैं सारे। तीसरी बात, अगर चाय है, चाय में भी केमिकल है, निकोटीन वगैरह है, कैफ़ीन है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह टैनिन्स हैं बहुत उसमें जो चाय की पत्ती के साथ आ रहे होते हैं। तो दवाई जो है आप ले रहे होते हैं ये इन चीज़ों के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना देती है। अच्छा, जो आपके मैदे को भी नुकसान देती है और बॉडी में वो दवाई फिर अब्जॉर्ब भी नहीं होती, हज़म ही नहीं होती। अच्छा, ठीक है। जबकि पानी से इसलिए कहा जाता है कि जब हम दवाई बना के उसके इन विट्रो टेस्ट करते हैं तो हम उसकी डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन पानी में और जो ये चीज़ें इसमें करते हैं, जूसेस में या मिल्क में या इसमें नहीं होती। हाँ, अगर आप पीना चाह रहे हैं तो आप दवाई खाने के कुछ टाइम बाद पी सकते हैं। हाँ जी, ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन होने दें, हाँ। उसको उसका असर होने दें, ताकि अच्छा, उसके बाद बाज़ माएँ जो हैं वो बच्चों को दूध के साथ दवाइयाँ पिला देती हैं। नहीं, वो गलत करती हैं। कड़वी है तो बच्चे पी नहीं रहे, नहीं, इसलिए उनको दूध के साथ पिला दी, तो ये वो बिल्कुल गलत कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। और वो इसके कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बन के वो बहुत ही बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक है जी, आपने दवाइयाँ कोशिश करनी है हमेशा अपने बच्चों को जो है वो पानी के साथ पिलाएं, लेकिन हाँ अगर टेस्ट के लिए बाद में आप कोई थोड़ी बहुत चीज़ खिला दें ऊपर से, लेकिन शहद दे दें, हाँ, चीनी दे दें थोड़ी सी या इस तरह। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं करना कि आप दूध के साथ, जूस के साथ, इन चीज़ों के साथ बच्चों को दवाइयाँ पिलाएं। इवन बड़ों के लिए भी इट्स नॉट सूटेबल। खास तौर पे चाय है, लोग आम तौर पे चाय पी चाय के साथ गोली खा लेते हैं, साथ ही गोली खा ली, ऐसा ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, वही सवाल मेरा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, दो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक दवाई की डोज है, एक रिजीम है। अच्छा, दवाई की डोज, दवाई की रिजीम। डोज ये है कि मसलन आपने पैरासीटामोल जो है या जिसको पैनाडोल कहते हैं वो 500 मिलीग्राम आपने लेनी है, ये है उसकी डोज। एक गोली में 500 मिलीग्राम है। तो अब डॉक्टर ने कहना है, उसने बॉडी वेट के हिसाब से आपको बताना है कि जी आपने एक गोली खानी है या दो खानी है। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसी तरह बच्चे की जो होती है वो हमेशा डोज हम कैलकुलेट करते हैं उस जो मेजरिंग सिलेंडर में या उस में जो ये इंजेक्शन है, ठीक है ना, उसमें हम मेजर करके कितने सीसी हमें देना है, कितने सीसी देना है, वो इसीलिए ये होगी डोज। अब रजीम क्या है? ठीक है, जो आपने बात की अभी कि डॉक्टर ने कहा कि जी आपने 7 दिन लेनी है एंटीबायोटिक, आप तीसरे दिन उसे पुट कर देते हैं, तो उसकी असल में आपने जो रजीम है ना 7 दिन की, उसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये उसकी रजीम जब आप ख़त्म करेंगे तो उसके जो असरात हैं वो आपकी बॉडी पे उसने, देखें ऐसा नहीं है लोगों के, अगर आम कंसेप्ट में ये बात है कि हमने दवाई खाई और मैंने एक आम आदमी से पूछा यार ये गोली कैसे असर करती है, कहता है ओ जी ये गोली खाती है, डेढ़ च गई है तो उस तो बाद पखाने तो निकल गई है। ये मिसकंसेप्शन है। मैं आपको बताता हूँ, लोग ये समझें कि जैसे ये एक दीवार 1000 ईंटों से बनी हुई है, तो अगर हमने इसको पानी तर करना है तो 1000 ईंटों पे पानी जाएगा। इसी तरह इंसान की बॉडी जो है अल्लाह पाक ने सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनाई है, तो ये लातादाद मतलब हम काउंट नहीं कर सकते सेल है। तो सेल जो है वो लिविंग मैटर है और जो दवाई है ये सेल तक जाती है। अच्छा, हाँ जी सर, कॉलर हमारे साथ एक लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं किरण बात कर रही हूँ। जी किरण, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर से जी जी, वो सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। क्या कह रही हैं आप? आई थिंक नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे दोबारा से बताइए किरण, सवाल क्या है आपका? आई थिंक नेटवर्क का कोई इशू है और उनकी जो कॉल है वो नहीं पॉसिबल आवाज़ नहीं सही हुई। नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा सर, मुकर्ररा वक्त पर दवाई लेना हाँ जी। कितना बेनिफिशियल है? देखें, हम जिस वक्त इसकी रिजीम सेट करते हैं डोज के हिसाब से, वो ये होता है कि मसलन आपने कहा जी कि डॉक्टर लिखता है कि इसको सुबह दोपहर शाम खाएं, वो तकरीबन 8 घंटे का वक्फा बनता है। बेशक। ठीक है, 8 घंटे का वक्फे का मतलब ये है कि 24 घंटे में 8 घंटे, हर 8 घंटे बाद लेनी है। उससे जो ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन है वो पूरी रहे, अच्छा, उसका इफ़ेक्ट पूरा रहे। क्योंकि जब 8वां घंटा आएगा तो ड्रग ने साथ साथ ड्रग एक्सक्रीट भी हो रही है। ड्रग वो सिर्फ बॉडी के अंदर नहीं खड़ी, वो बॉडी से एक्सक्रीट भी हो रही है। जब वो उसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो टाइम होता है जिस वक्त हम उसको दोबारा डोज दे के उसको फिर अप कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये उसकी जो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए दवाई वक्त पर लेना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, उसकी रिजीम जो है वो भी पूरी करनी चाहिए कि अगर 5 दिन की है, 7 दिन की है, उसको करें। तीसरी, अभी आपने एक बात की थी कि जो वायरल इन्फेक्शन के लिए, देखें वायरल इन्फेक्शन की पीरियड है, अच्छा, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो लोग आम रूटीन में जो है वो पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी पर क्या नुकसान होता है? उससे पहले कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा। सबा, अच्छा। मेरा मैदे का मसला रहता है, गैस हो जाता है। अच्छा, ठीक है जी। इस मसले का हल पूछना चाह रही हैं? जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए जी, सादा सा मैंने हल वैसे बता देता हूँ गैस का। एक तो हर खाने के बाद थोड़े से 2-4 दाने सौंफ के चबा लिया करें, ठीक है। और साथ आप वॉक किया करें। आप लोग वॉक नहीं करते, पैदल नहीं चलते, और जिसकी वजह से ये गैस डेवलप होती है। वॉक बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, फिर उन बीमारियों के साथ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हार्ट पेशेंट हैं, लिवर पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, इवन वो पेशेंट्स हैं जिनको ट्यूमर्स भी हैं। तो डॉक्टर हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि जी आपने वॉक लाजमी करनी है, वॉक करें। एक तो आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, स्ट्रेस जैसे ही आपकी बॉडी से जाएगा आपकी बीमारी में कमी आती है। और दूसरी बात यह है, जो ये घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, ये बिल्कुल बैठे ना, ऐसे ही 1 गिलास 2 गिलास पड़े हैं तो 1 गिलास पहले रखा है किचन में, दूसरा बाहर में रखा है। ये उनकी अंदर इंडोर एक्टिविटी जो जब तक नहीं करेंगे तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक पर वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है एक और नए मेहमान है हमारे साथ, चूँकि अभी इस वक्त जो पूरे मुल्क की वंद रियासत लूज रावी दरिया चनाब, यहाँ पर जो भी सूरत हाल बनी हुई है, हम तमाम तर अपडेट से आपको आगाह भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज हम बात भी करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं हम आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट से आगाह करते रहें। तो हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनसे हम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद दाऊद साहब, जो कि एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी फॉर कॉलिंग।
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है वहाँ पर आप बहुत सारे तज्ज़ियाकार देखेंगे या बहुत सारे लोगों को देखेंगे, इवन हमारे घरों में भी यही बातें चल रही हैं। एक तरफ वो कौम थी जो दरख्त काटने पर आई हुई थी और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जी इतने दरख्त लगे हुए तो उन्होंने काटना शुरू कर दिया। अब ये वही कौम है जो उठ के बोल रही है कि जी नहीं, हमारी हुकूमत को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे, नहीं जी हमें दरख्त लगाने चाहिए थे, अब हम इतने बड़े डिज़ास्टर से कैसे दो चार हैं। तो मुझे बताएं कि ये क्या जो अब सिचुएशन चल रही है ये वाकई माहौलियाती तब्दीली की वजह से है, क्लाइमेट चेंज का एक रीज़न है? जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है रिगार्डिंग करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि अब ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं रहा कि क्लाइमेट चेंज है या नहीं है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले दुनिया के ख़ास तौर पर एडवांस कंट्रीज़ के अंदर साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ये थोड़ी सी डिस्कशन होती थी कि वाकई क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है या अफसानवी बातें हैं। तो लेकिन ये है कि जिस हिसाब से पिछले कोई 10-15 सालों से जो पूरी दुनिया में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, जो कैटास्ट्रोफ्स हैं, जो तबाहियाँ आई हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, तो अब मेरे ख्याल में ये इस चीज़ के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये क्लाइमेट चेंज कोई अफसानवी बात है। अभी कौम हमारी अभी भी मानने को तैयार नहीं है ना कि क्लाइमेट चेंज है, एक हमारी अपनी वजूहात की वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है। नहीं, आपकी बात किसी हद तक ठीक है। मेरा ख्याल है कि लोगों में इस चीज़ की जो एक्सेप्टेंस है कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एक पढ़ा लिखा तबका है जो एक स्पेसिफिक जगह पे बैठा है, उनको नॉलेज है। अब जो लोग हैं, जो हम यहाँ बैठ के जैसे मैं, आप, डॉक्टर साहब हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें नॉलेज है कि क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट करता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नेचुरल डिज़ास्टर से गुजरना पड़ रहा है। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर 2 महीने बाद किसी ना किसी डिज़ास्टर से गुजरना पड़ेगा नेचुरली, और वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। जी, आपकी बात ठीक है। उसमें आम बंदे को तो डेफिनेट सी बात है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है साइंटिफिक रीजनिंग की, उनको ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जो हमारे वो लोग जो कि पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो एकेडेमिया के लोग हैं, रिसर्च के लोग हैं, या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उन्हें सारा कुछ पता है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना एक टेम्परेरी सॉल्यूशंस की तरफ तो देखा जाता है, जो लॉन्ग लास्टिंग या जिसे आप सस्टेनेबल जो हमारे पास अप्रोचेस हैं उसका फुकदान है। अभी आपने खुद ही बताया कि जो हमारे मुल्क में डिफॉरेस्टेशन बड़ी तेज़ी के साथ हुई है, और ख़ास तौर पर जो हमारे हिल एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्तों का कटाव भी हुआ है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और नए दरख्त भी नहीं लगाए गए। इसी तरीके से जो हमारे मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जैसे कहा जाता है स्टैंडर्ड जो है ना, किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री का 25% एरिया दैट मस्ट बी अंडर फॉरेस्ट कवर। हमारे पास ऑलरेडी जो है ना वो 4% था, और 4% था, सिर्फ 4%। हाँ जी, 4%। और वो भी जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ ना हम उसको कटिंग की तरह कम करते जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कि ये जब नेचुरल तो हम इन्हें नहीं कहते, तो क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड जो डिज़ास्टर्स आती हैं, तो जो दरख्त हैं वो एक तो इन क्लाइमेट चेंज की जो रीजनिंग है उसको कम करते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, तो फ्लड्स की स्पीड को या उसकी इंटेंसिटी को बहुत हद तक कम करते हैं। अच्छा, तो हम डुअल वे में ना हम क्या कर रहे हैं कि फ़ायदा उठा सकते हैं, हम उठा सकते हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नुकसान वे में हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हुआ क्या है कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, सैलाबी सूरत हाल हुई, इससे शहरी बच गए, इनडायरेक्टली तो हम भी अफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, सब्जियों के रेट बढ़ गए, फलों के रेट बढ़ गए, दूध की सप्लाई में कमी आ गई, दूध के रेट्स बढ़ गए। अब डायरेक्टली जो लोग मुतासर हुए उनके पास एक तो वसाइल की कमी, फिर दूसरा ये कि उन लोगों के पास जो सिर्फ उनका ज़रिया मुआश फसलें थी वही नहीं रही। अब 2 साल तक तो मिनिमम भी वो फसलें काश्त होने के काबिल ही नहीं रही। अब आप देखें, उन फसलों पर जो इम्पैक्ट हुआ, उन फसलों से जुड़े हुए लोगों पर इम्पैक्ट हुआ, फिर उनसे जुड़े हुए लोगों पर जब इम्पैक्ट हुआ तो शहरी भी मुतासिर हुए, शहरी मुतासिर हुए तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी मुतासिर हुई। तो हम तो इस पर बैठे हैं चुप करके? नहीं, इस पर चुप करके बैठने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है,
बात ये है कि जितने भी कैटास्ट्रोफ्स होते हैं, जितने भी ये आप नेचुरल डिज़ास्टर कह रही हैं, मैं इसको नेचुरल नहीं कहूँगा, ये ह्यूमन ओरिएंटेड हैं, हमारे इंसान के अपनी ही कारगुजारी की वजह से हैं। ये जितनी भी डिज़ास्टर्स आती हैं, इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होते हैं। इमीडिएटली आपने अभी जैसे आपने कहा कि जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी है, जो ख़ास तौर पर रिवरीन एरियाज़ के लोग हैं, वो अफेक्ट हुए हैं। शहरों के लोग किसी हद तक महफूज रह गए, लेकिन आइंदा जो 4-5 महीने हैं कम अज़ कम, अच्छा। उसमें इकनॉमिकली वो सफ़र करेंगे पूरे पाकिस्तान के लोग, क्योंकि जो प्राइस हाइक्स हैं आप बता रही हैं, वो डेफिनेट सी बात है, उसकी वजह से सर प्राइस हाइक्स तो इतने ज़्यादा हैं कि आप देखें पानी अभी इतना सा आया था तो हमारे फलों और सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लग गए। वो डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना, तो अगेन वही चीज़ है कि जब हमारे पास सप्लाई ही कम होगी तो साफ है कि उसकी रेट्स बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, फसलों की पैदावार पर क्लाइमेट चेंज क्या इफ़ेक्ट्स डाल रही है? जी, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। ऑफ कोर्स के क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है कि जैसे वेदर फ्लक्चुएशंस होती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फसलों की जो अडॉप्टेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द सीज़न, वो डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि एक फसल का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या जो मॉइस्चर या जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी थी, वो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो चेंज हो गई है फ्रूटिंग सीज़न में, तो उसकी जो फ्रूटिंग है वो साफ ज़ाहिर है कि वो अफेक्ट मुतासर होगी। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है ना, वो एग्रीकल्चर के ऊपर हुआ है। जो उसकी प्रोडक्शन है वो कम हुई है। दूसरा ये है कि कुछ एरिया प्रोडक्शन में कमी आई तो प्राइसेस भी बढ़ गए। हाँ जी, प्राइसेस भी बढ़ गए। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ जो फसलें हैं ना, वो कुछ एरियाज़ के अंदर अगर वो थी वहाँ पर सूटेड थी उस एरिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर पैटर्न चेंज हुए हैं तो वो उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रही। ठीक है, तो वो क्रॉप फेलियर्स की सूरत में हम देख रहे हैं। फिर ये है कि जो नित नई अक़साम की जो बीमारियां हैं वो पैथोलॉजी की फॉर्म में हो या वो इंसेक्ट्स की फॉर्म में हो, उसकी इन्फेस्टेशन भी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो क्रॉप की ना सिर्फ क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी भी उसकी जो है। अच्छा सर, जहाँ हम फसलों की बात करते हैं, मुझे बताएं क्या क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारी सेहत पर भी असर डालता है, और अगर डालता है तो किस तरह और कैसे डालता है? जी, अगेन वही ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड ही होती हैं, तो इंसानी सेहत भी उससे मावरा नहीं है जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसके इम्पैक्ट्स की वजह से। तो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा कोई इस किस्म की, जैसे मैंने अभी फसलों की बात की, इसी तरीके से इंसान भी जो है ना उसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म की नई से नई बीमारियां जो हैं या नए जो ख़ास तौर पर माइक्रोब्स ओरिएंटेड जो डिजीज़ हैं उसका अटैक होता है, तो वो होता है। दूसरा ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना आप देखें ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पिछले कोई 10-1 सालों से ना हम लोग समर के अंदर हीट वेव्स को फेस करते हैं। तो हीट वेव्स की वजह से वो तो डायरेक्टली है कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, और ख़ास तौर पर उसमें जो वल्नरेबल जो इंसानी ज़िंदगी के लिए तो डॉक्टर साहब बड़ी ख़तरनाक है। हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि इंसानी सेहत के लिए उसमें साफ बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, और ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है वो हाँ प्रोफेसर साहब वो हमारा इम्यून सिस्टम भी मुतासर होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर लाइन पे कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, आपने अच्छे प्रोग्राम की तरफ आपकी और आपके चैनल ने हमें हमारी तवज्जो मबजूल कराई है। मैं डॉक्टर दाऊद साहब को सलाम करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज का हम कह रहे थे, ये तो ऑलरेडी हमें पता था, और इसके बारे में जो एनालिसिस किए जा रहे थे वो होना था। मेरा ये सवाल है कि हम अगर 25% हमारा होना चाहिए किसी भी कंट्री में जंगलात का, वो बहुत कम है, तो हम तहसील सतह पर और डिस्ट्रिक्ट सतह पर चारों प्रोविंस के वजीर आला जो भी हों, जिस भी गवर्नमेंट जिस भी वक्त हो, वो उनका एक हेल्दी कंपटीशन हो कि मुल्क में हमने ट्रीज का जो टारगेट है वो मुकम्मल करना है, और ट्रीज लगा देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी सुपरविजन उनकी केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लगा देते हो जब उनको पानी दिया जाता है उनकी केयर नहीं होती, और केटल्स वगैरह सारे लोगों के होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर हम उसको पेपर्स पे देखते हैं कि हमने जी 1 लाख ट्रीज लगा लिए, और भाई बाद में 1 साल बाद पता करो 6 माह बाद वो 1 लाख है कि नहीं। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि हमें डैम्स बनाने चाहिए, हमें
टेक्निकल जो इशू है उनको देखना चाहिए। हम उसको पॉलिटिक्स में ले गए हैं। कालाबाग डैम एक टेक्निकल इशू है, उसमें ठीक है दोबारा जी। आप कंसेंसस करें, सारी गवर्नमेंट बैठे और आप पाकिस्तान ओके, में बहुत आपके शुक्रिया 150 बहुत डैम्स शुक्रिया हैं। आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इसमें उनके एस्पेक्ट्स जो हैं वो तो बड़े वैलिड हैं, पॉइंट भी सारे वैलिड हैं कि होना यही चाहिए। हमारे यहाँ ये क्या होता है कि फ़लाँ इतने लाख जो है दरख्त डोनेट कर चुका है, लेकिन क्या उन दरख्तों की देखभाल हो रही है? क्या 2 साल बाद जो पौधे आपने लगाए थे, जो बीज लगाए थे, वो दरख्त बनने की शक्ल में आ रहे हैं? लेकिन गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव ये भी है कि सर सरकारी जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने ग्रो ग्रीन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से एक एक पौधा लगा रहे हैं और उन पौधों को टेक केयर भी कर रहे हैं उनकी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, फ्लड की हम बात कर रहे थे और सैलाबी सूरत हाल की बात कर रहे थे, तो हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर्स हर वक्त फील्ड में मौजूद हैं। जहां सूरत हाल ख़राब है वो हमें और आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हेड मोहम्मद वाला से मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर ज़ुहैब बुखारी साहब, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर फिल वक्त सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुहैब, मुझे बताइएगा आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो कैंप्स की सूरत हाल है वो क्या है और पानी की इस वक्त सूरत हाल क्या है, वाटर फ्लो के बारे में भी बताइएगा। अच्छा, इस वक्त हम सबसे अहम मुकाम पर हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद है और अकबर फ्लड बन है यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि पानी का इस वक्त शदीद बहाव जो है वो इस वक्त हमारे सामने से गुजर रहा है। बेरहम जो मौजें हैं वो इस वक्त पानी की यहाँ पर हमें देखती हुई नजर आ रही है, जो कि जहाँ पर जो भी चीज सामने आ रही है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो घर है, कच्चे हैं, पक्के हैं, वो सबको बहाकर जो है वो लेकर जा रही है और काफी संगीन सूरत हाल का सामना जो है वो इस वक्त हमें यहाँ पर देखने में आ रहा है। लोग अपने जानवरों को यहाँ से जो है वो हिफाजती मुकामात पर जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं और जो लोग पहले से ही घरों में मौजूद थे या जिनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी वो भी इस वक्त जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि वो इस मकसद के लिए अपने घरों में थे कि शायद उनके घरों में कुछ चोरी की इस तरह की कोई बात ना हो जाए। तो वो एक फर्द जो है वो अपने अपने घरों में थे, वो अब क्योंकि पानी की सजा बढ़ रही है तो वो भी अब बाहर जो है वो निकल रहे हैं। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर, ठीक है, तो यहाँ की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो गेज है वो क्रिटिकल लेवल के करीब पहुंच चुका है और बस कुछ चंद ही घंटों की में ऐसा लगता है कि पानी जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। आबादियां, सैकड़ों आबादियां जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं, सैकड़ों एकड़ रकबा जो है वो भी इस वक्त जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कासिम बेला से मुलिका आबादियां, हमड़, हमरोट, लंगड़ियाल, मुतादिद आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जो सड़कें हैं वो भी पानी में जो है वो डूब चुकी हैं। हेड मोहम्मद वाला की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है इंतजामिया की और ब्रीचिंग, क्योंकि यहीं पर ही जो है वो एक ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है। अगर हम साथ की बात करें चौक हैं जो उससे मुलिका इलाकों की, तो वो भी इस वक्त सारे डूब चुके हैं। तो इंतजामिया इस वक्त डिसीजन करना चाह रही है या भी डिसीजन करना है कि हमने क्या इस मकाम को जो है वो ब्रेक करना है, नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लोग भी जो है वो यही कह रहे हैं कि इसको, क्योंकि सैलाबी रेला जो है वो उसकी रफ्तार बहुत तेज है, शिद्दत के साथ है, तो हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर जो है वो पानी के बहाव पर जो है वो किसी किस्म का कोई दूसरी बात जो है वो नहीं की जा सकती। हम इसकी ब्रीचिंग के हवाले से जो फैसला है वो इंतजामिया ने अच्छा ज़ुहैब, मुझे बताइएगा, रोज ये डिस्कस किया जाता है कि ब्रीचिंग पॉइंट जो है उसके बारे में फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब तक फैसला लिया क्यों नहीं जा रहा? और देखिए ये बहुत अहम एक और बड़ा ही जो है वो नाजुक एक फैसला है जिसको आम तरीके से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये बहुत अहम रोड है।
अगर इसको ब्रेक किया जाएगा तो आप इस तरह समझे कि मुतादिद शहरों से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाएगा। मुजफ्फरगढ़ वाले मुल्तान इस रोड से नहीं आ सकेंगे, लिया नहीं जा सकेंगे और दीगर कोटअदू नहीं जा सकेंगे, रंगपुर नहीं जा सकेंगे और मुल्तान वाले जो है वो भी दूसरी साइड पर नहीं जा सकेंगे और मुजफ्फरगढ़ वाले मुल्तान नहीं आ सकेंगे, उनको फिर शेर शाह का रास्ता जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो इंतजाम यही सोच रहे कि क्योंकि टेक्निकल कमेटी जो है वो बनाई गई है, वो टेक्निकल कमेटी जो है वो जिला इंतजामिया की सिफारिश पर जो है वो देखेगी और जिला इंतजामिया ने भी टेक्निकल कमेटी को ये बताया हुआ है और हमारे जरा ऐसा बताते हैं कि गुज़िश्ता रात ही एक इजलास हुआ, एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला करना, क्योंकि टेक्निकल कमेटी ही बताएगी कि अगर मामला डिस्टर्ब होते हैं तब ही जाके हम ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। सबसे आखिरी ऑप्शन है, इसके बाद कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ओके ज़ुहैब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें तमाम तरह अपडेट से आगाह किया। अच्छा डॉक्टर दाऊद साहब, मुझे बताइएगा माहौलियाती तब्दीली के बाद जो मौसमी आफात आती हैं उसमें किस हद तक इजाफा हो जाता है? देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये जितने भी कैटास्ट्रोफ्स हैं तो इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होते हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो एक आफत जो है ना वो अपने साथ कुछ दूसरी आफत भी लेकर आती है। जितने भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है आफत, ये सारी की सारी जो है ना ये वाटर रिलेटेड इवेंट्स हैं। उसमें फ्लड्स हो गए हैं, उसके अंदर फ्लड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अभी हम फ्लैश फ्लड्स को फेस कर रहे हैं। जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर ग्लोफ के इवेंट्स होते हैं और ग्लोफ जो है ना वो फिर साफ ज़ाहिर है कि अपने साथ ये जैसे क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि लैंडस्लाइडिंग के इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा हुए। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना अल्टीमेटली इनके जो है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं अपने साथ और भी काफ़ी सारे। फिर आपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि उसके जो कॉमन सिटीजन है उसकी लाइफ भी बड़ी बुरी तरीके से मुतासर होती है ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा दवाइयों के दौरान अगर एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होनी चाहिए, क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो जो आप दवाई ले रहे हैं पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि जो भी वो मेटाबोलाइट्स बना रहा है उसके एक्सक्रीशन टाइम पे कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं आप ये दवाई खाने के बाद दूध लाजमी पिएं, ये क्यों कहते हैं? जो मल्टीविटामिन किस्म के या इस तरह के दवाइयाँ उसके लिए तो वो कहा जा सकता है, लेकिन ये बाकी एंटीबायोटिक या और इन दवाइयों के लिए ये हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते। अच्छा सर, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, उनको दवाई देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ख़ास तौर पे पहले ट्राइमेस्टर में तो उनको बिल्कुल ही नहीं दवाई नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए किसी भी किस्म की। और ख़ास तौर पे जो डिस्प्रिन है ये ब्लड को डिल्यूट करती है और उनकी मिसकैरेज होने का ख़तरा होता है। अच्छा, डिस्प्रिन तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है उसमें। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई हामला ख़वातीन है तो उनको बुखार भी हो जाता है तो उनको एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। जी, मैं वही बताता हूँ ना कि अब वो उसको जो दवाई जा रही है वो उस खातून को नहीं जा रही, उसके साथ बच्चे को भी जा रही है, उसके प्लेसेंटा में भी सारी जा रही है। अच्छा, हाँ जी। तो ज़ाहिर है जो अंदर बच्चे ने पलना है वो इसी ब्लड के थ्रू ही सारी न्यूट्रिशन उसको जानी है, तो दवाई भी ने तो ब्लड के थ्रू ही मूव करना है ना, उसके जितने मेटाबोलाइट्स हैं वो उसी के थ्रू जाने हैं। तो इसलिए ये उसको ये मना किया जाता है कि आप क्योंकि सिंगल वो अकेली है फिर तो ले ले, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बच्चे पर भी असर हो सकता उस पे। है। अच्छा डॉक्टर दाऊद साहब, मुझे एक आखिरी मैसेज शेयर कर दें, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? ये जो डिज़ास्टर है इस वक्त जिससे हम दो चार हैं हमारा पूरा मुल्क, तो क्या पैगाम शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, डिज़ास्टर्स आ रही हैं, तो अब ये कोई अनहोनी बात नहीं रही। अभी आपने इंट्रो में भी बताया, इस चीज़ को मेंशन किया है कि दुनिया की बहुत जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान को हर दूसरे तीसरे साल ना किसी फॉर्म के अंदर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिज़ास्टर का सामना करना पड़ता है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज इवेंट्स। अच्छा, उसमें अब हमारे पास ना, मदरत मैं इसको बात को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लूँ,
कि हमारे पास ना एडेप्टेशन जो है उसकी कमी है, ठीक है। यानी जो मैकेनाइज्ड या जिसको आप ऑर्गेनाइज्ड एडेप्टेशन है वो ठीक कमी है। है। आप यूँ देख लें कि जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ख़ासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, बात सर सिर्फ वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि जी हमें बहैसियत कौम भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, सिर्फ हुकूमत का काम ये नहीं है, हमें इंडिविजुअली एफर्ट करनी होगी। इसके लिए थैंक यू वेरी मच दाऊद साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है, कल मुलाकात होगी आपसे, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।